सेबी की बेबी पर लगे आरोप कितने सच हैं? इसके साथ शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? इश्क है तो रिस्क है वाला डायलॉग तो आपको याद ही होगा, अर्थात स्कैम 1992, जिसके पश्चात सेबी की भूमिका में वृद्धि की। परंतु वर्तमान में हिंडनबर्ग की एक नई रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर अडानी, माधवीपुरी बुच और सेबी की भूमिका पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। अर्थात इन तीनों के ट्रायंगल के बीच क्या कर रही है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इस संपूर्ण वीडियो में आप सभी लोग इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो है जान पाएंगे, साथ साथ आप शॉर्ट सेलिंग जैसे विषय को भी जान पाएंगे। एक विस्तृत वीडियो के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। इसके एंड में मैंने आपके लिए एमसीक्यू भी रखे हुए हैं। यदि आपने संपूर्ण वीडियो को ध्यान से सुना, तो आप उन प्रश्नों के उत्तर भी दे पाएँगे। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और आपके लिए 360 एंड सेलेक्टिव मेथड से मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें न केवल आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम सफल हो सकें, उसके साथ-साथ आपके मेंस के एग्जाम जो यदि बच्चे पीपीएससी मेंस का भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो भी अपने एग्जाम्स में सफल हो। मैं आपको एक बात और अच्छे से सुनिश्चित करवाना चाहता हूँ कि हमारा ये जो पूरी प्रोसेस रहती है, इसमें विभिन्न वर्षों के एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं, उनको देखकर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। अर्थात पीएससी मेंस में सेबी की भूमिका पर प्रश्न बिल्कुल आया है। आप चाहें तो पुराने पीवाईक्यूज़ चेक कर सकते हैं। सेबी से प्रश्न भी बने हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात हो, बैंक, एसएससी, एनडीए या विभिन्न एग्ज़ाम की बात कर लूँ, आगामी रेलवे, एनटीपीसी, व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम हैं, यहाँ से भी आपको प्रश्न बिल्कुल मिलेंगे सेबी से। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के इस वीडियो की। उम्मीद करता हूँ आप संपूर्ण विद्यार्थी जो हैं जुड़ चुके होंगे और लाइक कर चुके होंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर कर चुके हैं। फटाफट शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि सर सेशन को शुरू करा जाए और मैं इस सेशन को शुरू करूँ। बिल्कुल। चलिए तैयार हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जो है आती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपको कुछ बिंदुओं पे चर्चा भी करने वाला हूँ मैं। समझे बात को? ये संपूर्ण वीडियो होगा, ये संपूर्ण वीडियो एक ही मतलब संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से सेलेक्टिव। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो है न्यूज़पेपर की एक तरीके से टीवी से ही एडिटिंग मिली है जिसमें सेबी के खिलाफ जाँच तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस आधार पर ये संपूर्ण विषय जो है गरमाया। और इसके साथ मैं आपसे कुछ विषय पर चर्चा करूं कि ये वाकई में चर्चा में क्यों। हाल ही में हुआ क्या, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अमेरिका की एक कंपनी है जो कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी ज्यादा जानी जाती है और इसने जो है एक रिसर्च अपनी रिसर्च के बेसिस पे अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में इस कंपनी ने आरोप लगाए कि माधवीपुरी बुच जो कि सेबी की वर्तमान अध्यक्षा हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, इनकी और इनके पति की अडानी की ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी। अर्थात बीच में यदि आपको याद आ रहा होगा कि अडानी पर जो आरोप लगाए थे इसी कंपनी ने हिंडनबर्ग में, इसके कारण अडानी के कंपनी के शेयर्स बहुत औंधे मुँह गिर गए थे। अर्थात अडानी को बहुत नुकसान हुआ था या अडानी की नेटवर्थ को बावजूद इसके कुछ ही समय बाद जो है ये देखा गया कि धीरे-धीरे अडानी वापस जो है टॉप जो है रिचेस्ट उनमें शामिल होना फिर से शुरू हो गए। तो वो क्या रीज़न है सबके पीछे आपको धीरे-धीरे एक-एक रीज़न जानने को मिल जाएँगे। अब आप लोग ध्यान से संपूर्ण विद्यार्थी जो मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, वो एक-एक बात को ध्यान से सुनेंगे। यकीन रखिए मैं आपको संपूर्ण प्रश्नों के आंसर दूँगा, मैं आपको जवाब भी दूँगा, बट ये टॉपिक आपके लिए वाक़ई में बहुत इम्पोर्टेंट ये बात को चलिए, अब सभी लोग रेडी हैं तो फटाफट बता दीजिए। देखिए यहाँ पर लिख दिया है मैंने कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड दैट इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने गंभीर आरोप लगाए। हालाँकि इन आरोपों का खंडन भी उन्होंने स्वयं आके करा, माधवी पुरी बुच ने उन्होंने आरोपों का जो है खंडन करा। इसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में दंपति अडानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी के आरोप लगाए कि अडानी की जो कंपनियां हैं उन हिस्सेदारी है नहीं है क्या है इस पर तो उन्होंने चर्चा नहीं करी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पर। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको पढ़ाने के पहले हमेशा बैकग्राउंड समझ पहले हम संपूर्ण बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर हम निष्कर्ष पे आएँगे या हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कुछ इस पर जवाब दे सकें। हालाँकि जवाब देने वाले आप और हम कोई नहीं होते हैं।
हम इससे ये जानना चाहते हैं कि क्या वाक़ई में हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना उपयोगी है, तो हम उस पर ज़्यादा चर्चा करूँगा मैं आपसे। बाकी फिर आप धीरे-धीरे खुद समझ जाएँगे कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ये बात को चलिए, इस आधार पर सबसे पहले तो समझिए भारतीय वित्त बाज़ार को। किसको समझेंगे आप? भारतीय वित्त बाज़ार। बच्चों, भारतीय वित्त बाज़ार को 2 भागों में वर्गीकृत करा गया है। कितने भागों में वर्गीकृत करा गया है? 2 भागों में वर्गीकृत करा। ये 2 भाग कौन-से हैं? एक है आपका मुद्रा बाज़ार जिसको आप जो है मनी मार्केट बोलते हैं, और एक है आपका पूँजी बाज़ार जिसको आप कैपिटल मार्केट। ध्यान से सुन पा रहे हैं? एक करके सारी चीज़ों को समझ लेना। बता दोगे, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा बाज़ार, ध्यान से सुनना, इसके अंतर्गत 1 वर्ष के लिए वित्तीय लेन-देन करे जाते हैं। 1 वर्ष के अंदर के जितने वित्तीय लेन-देन हैं, वो मुद्रा बाज़ार के अंतर्गत करे जाएँगे, और इनका संचालन और नियमन मतलब रेगुलेशंस और जो है कंट्रोलिंग ओवरऑल इसकी जो करी जाएगी, वो करी जाएगी भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आपसे पूछे कि मुद्रा बाज़ार का सर्वे-सर्वा कौन है? आँख बंद करके आंसर्स आपको दे, परंतु यदि पूछता है पूंजी बाजार की बात आती है, कैपिटल बाजार की, तो आपको बताना है यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा जो है एक तरीके से सिक्योरिटीज़ और जो अदर फैसिलिटीज़ हैं, उनका एक्सचेंज होता है। समझे बात को? तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका सर्वे सर्वा ही होता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेब का फीमेल वर्ज़न है, सेब का फीमेल वर्ज़न हो गया सेबी। मज़ाक के लिए कह रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा आप लोग भी चलें और चीज़ों को सुनते, उम्मीद कर रहा हूँ आपको थोड़ी-थोड़ी बात समझ में आ रही हो। भारतीय वित्त बाज़ार समझ में आ गया है तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो कि हाँ सर, हमें भारतीय वित्त बाज़ार तो समझ में आ गया है। अब आप जल्दी से कुछ और अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। ये देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे, आप शायद अच्छे से पा रहे होंगे, कोई दिक्कत ना हो आपको तो बता दीजिए। बिल्कुल, आगे बढ़ रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए। इसके बाद बात आती है सेबी पर। तो सेबी से संबंधित कुछ की फैक्ट्स हैं जो आपको सभी एग्ज़ाम्स में काम आएँगे। अब चाहे एग्ज़ाम कोई-सा भी हो। मैं कह रहा हूँ तुम एसएससी के एग्ज़ाम में भी बैठ जाओ मेरी क्लास से, मैं बोल रहा हूँ प्रश्न बनेंगे और तुम बिल्कुल सफल होगे। कम पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ और पास करने पर पहली प्राथमिकता होती है मेरी। समझे बात को? एसएससी के बाद बैंकिंग में भी सेबी से बिल्कुल प्रश्न आते हैं, 100% बैंकिंग में एसएससी तब तो होता है, बिल्कुल सही बात है। एनडीए पर भी आ जाएगा, रेलवे एनटीपीसी अभी जो होने वाला है, यदि आपको पता हो अभी एग्ज़ाम, उस पर भी बिल्कुल आपको यहाँ से प्रश्न मिलता हुआ दिखेगा। आने वाला जो है आप समझ लो 2024 ही मान के चल लेते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का 100% ये प्रश्न आएगा बच्चों। ये बात को, और आपको पता है मेरा 100% का मीनिंग। उसके बाद में यदि मैं आपसे बोलूँ तो एमपीपीएससी में प्री और मेंस दोनों में जो है प्रश्न आया है, और बिहार पीएससी भी हो रही है भैया, तो बिहार पीएससी जो है आपको देना है, नहीं देना है सॉरी मैं बताऊँगा क्यों नहीं देना है ना? क्यों? क्योंकि वो तम्बाकू चूना खाने वालों से तुम एक्सपर्ट नहीं हो। सबसे बड़ा कैडर जो है आईएएस, आईपीएस का बिहार से ही निकलता है बच्चों, बात को याद रखना। जितना तुम सोच नहीं पाते हो उससे 4 गुना वो सोच के पढ़ाई कर लेते हैं। तो यदि तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम वाक़ई में उतना खतरनाक तैयारी कर सकते हो, कर लो। नहीं तो शांति से पीएससी और अपने एमपी के स्टेट्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लो। समझे बात को? सेबी के गठन की बात आती है, तो देखो सेबी के गठन को लेकर थोड़ा-सा आपको याद रखना है कि 12 अप्रैल 1988 में इसकी एक तरीके से इसका गठन किया। हालाँकि अभी ये जो गठन किया गया है, ये जो फ़ॉर्म करी गई है सेबी, यहाँ पर इसको जो है वैधानिक अधिकार ज़्यादातर नहीं मिले हैं। बात को सिर्फ़ एक पूँजी नियामक के तौर पे इसका एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया है, ऐसे आप समझ। आगे चलकर एक स्कैम होता है, इस स्कैम को आप शायद समझ पा रहे होंगे, रिस्क है तो इश्क है। हर्षल मेहता की पूरी स्टोरी पे बना हुआ है, किस तरीके से सेबी के लूप होल्स, देखिए किसी भी संस्थान के अपने-अपने लूप होल्स होते हैं, समझे बात को? ये लूप होल्स का इसने फ़ायदा उठाया और ये बात निकाल ली कि कैसे करके जो है काला बाज़ारी करी जा सकती है। सेबी को भी चूना लगा दिया अच्छा खासा, अच्छे। ये बात पता चली कि सेबी के पास उतनी पावर नहीं है, जिसने इसको नहीं देखा है, देखना शेयर बाज़ार से संबंधित अच्छा खासा एक ऑर्गेनाइज़ेशन करा गया है। कि बताया गया है कि किस तरीके से जो है धाँधलियाँ करी जा सकती हैं, पर तुमको धाँधली नहीं करनी है, ये समझना है कि उसके बाद में भी क्या स्थिति होती है, उस पर भी इस बात को बतलाया गया। तो यदि मैं आपसे बात करूँ तो 12 अप्रैल 1988 को ये कहीं न कहीं स्थापित हो रहा है। अभी जब स्थापना हो रही है तो यह एक स्वायत्त निकाय के तौर पर अभी नहीं है, समझे बात को? पर आगे चलकर हुआ ये कि हर्षल मेहता स्कैम होता है। इससे ये बात रियलाइज़ होती है कि सेबी को पावर देनी पड़ेगी, इसके अधिकारों में, इसकी शक्तियों में वृद्धि करनी पड़ेगी।
तो इस आधार पर 30 जनवरी 1992 की बात होती है, परंतु एक अधिनियम आपको याद रखना है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। तो इस अधिनियम को आप ऐसे याद रख लीजिए, जो कि इस अधिनियम का नाम है क्या नाम है इस अधिनियम का? सेबी अधिनियम 1992। अधिनियम का नाम क्या है? सेबी एक्ट 1992। इस अधिनियम के तहत सेबी को जो है अब जो है वास्तविक अधिकार दे दिए गए, वैधानिक अधिकार भी दे दिए गए। एक रिज़ॉल्यूशन के द्वारा जो है सेबी को अधिकार दिए गए, स्टैच्यूटरी पावर्स दी गई। समझे बात को? इंग्लिश में स्टैच्यूटरी स्टेटस पूछेगा आपसे कि सेबी को स्टैच्यूटरी स्टेटस कब मिला? डायरेक्ट सेंटेंस से ही लिख के आएगा आपके प्रश्न में, उसको अच्छे से पढ़ना। आप आंसर बोलोगे 1992 में, ठीक है ना? एग्जैक्ट डेट की बात करूँगा तो यदि आप देखो, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, जब सेबी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल 1982 को। अब एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा तो थोड़ा-सा आप कौतूहल ना बरतें, आसानी से थोड़ा-सा सुनें और समझो प्रश्न जो है आंसर। एग्ज़ाम में आपको वो या तो 1988 दे रहा होगा, एक ये तरीका हो गया आपका, और एक जो है वो आपको 1992 दे रहा होगा। बात को 2 में से एक देगा, कोशिश वो यही करेगा कि आपको कन्फ्यूज़ करे। आप जब मैं बोलूँगा कि गठन की बात हो रही है तो आप इस पर टिक करिएगा। उसके बाद जब उसको पूछे कि वैधानिक अधिकार कब प्राप्त हो रहे हैं, तो 992 समझे बात को? तो आधार पर अब आप अपने प्रश्नों का स्वविवेक से जो है आंसर भी दे सकते हैं, उसमें कोई रोक-टोक। उसके बाद पूछेगा, एक नेक्स्ट प्रश्न और बनता है कि यह किस प्रकार की बॉडी है? तो आप बोलेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेबी किस टाइप की बॉडी है मेरे प्यारे बच्चों? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेबी किस टाइप की बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात गैर संवैधानिक। संवैधानिक और गैर संवैधानिक क्या होती हैं? ये आप पॉलिटी की क्लास में अच्छे से पढ़ते हैं। जिसने नहीं पढ़ी उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। संविधान के बनने और लागू होने के पश्चात इसका गठन करा गया। तो इसके बाद जो भी बने हैं उनको गैर संवैधानिक कहा जाता है। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चर्चा आएगी, बिल्कुल प्रश्न पूछा जाएगा कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप बताओगे सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई। के बात को, ये सेबी का हेडक्वार्टर दिख रहा है, मुख्यालय दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, यदि आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, मुंबई में है। साथ-साथ इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं मेरे प्यारे बच्चों, रीजनल ऑफिसेज़ की बात होती है, अहमदाबाद की बात हो गई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में इसके जो है रीजनल ऑफिसेज़ मिलते हैं। अब एक लाइन में आपसे पूछे कि सेबी का इम्पोर्टेंस क्या है या सबसे मेन काम क्या है? तो शेयर बाजार को रेगुलेट करना, विनियमित करना, इसके साथ-साथ शेयर बाजार से जुड़े निवेशक मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनके हितों का संरक्षण करना और इस मार्केट के विकास में सही। पॉइंट समझ गए? शेयर बाजार को रेगुलेट करने की बात आ रही है। शेयर बाजार से जुड़े निवेशक या इन्वेस्टर्स को जो है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। और इसके साथ-साथ यदि मैं आपसे बोलूँ तो आपको ये याद रखना है कि शेयर बाजार के विकास में का होती है। 3 बातें याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सब लिखा हुआ है, देखो, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टिंग इन द सिक्योरिटीज। इट इज द अपेक्स बॉडी कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। इस हिंदी दोनों वर्जन आपको मिल जाते हैं। पर वापस ये पूरा संपूर्ण संस्थान चर्चा में क्यों आया? चर्चा में आने के पीछे होता है कि सेबी की पहली कोई फीमेल अध्यक्षा बन रही हैं। इस आधार पर फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेबी जो बन रही हैं, वो बन रही हैं माधवी पुरी। कौन बन रही हैं? माधवी पुरी जी। एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% ये प्रश्न आएगा आपको। सेबी की पहली फीमेल जो कौन है, फीमेल चेयरमैन कौन है? तो आप 100% इसको आपके एग्ज़ाम्स में लिख के मतलब पढ़ के जाएँगे। आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पॉइंट समझे? तो बाजार विनियामक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, फर्स्ट वुमन है, न्यू चेयरपर्सन बनी है हाल ही में। इसके साथ-साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान। सेबी का जो संपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है वह एक अध्यक्ष, उसके बाद 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य बटा हुआ है। पॉइंट क्लियर है? एक जो है चेयरपर्सन ऐसा समझ लीजिए, फिर जो है फुल टाइम मेंबर्स और पार्ट टाइम मेंबर, इस तरीके से बटा हुआ है। 1, 4, 4 तो आप 1 को याद रखें, ज़्यादा तौर पर 1 रखिएगा। पर हाँ, कुछ दूसरे एग्ज़ाम्स आते हैं, जैसे व्यापम की बात हो गई या अब बैंकिंग की बात हो गई, तो थोड़ा-सा वो उनका लेवल थोड़ा-सा टफ करने की वो कोशिश करते हैं। तब आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि इसके फुल टाइम मेंबर्स जो हैं, पूर्णकालिक सदस्य जो हैं, उनके नाम बढ़िया यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे अश्विनी भाटिया जी, अनंत नारायण जी,
उसके बाद में अमरजीत सिंह जी, उसके बाद में कमलेश चंद्र जी। तो इस तरीके से इनके नाम थोड़े-से एक बार आप अपनी सरसरी निगाहों में याद रखें। और अब मैं आपको एक और सबसे यूनिक, सबसे हट के कंटेंट दे रहा हूँ। इन कंटेंट को अपने दिमाग में थोड़ा-सा सेट करो। सबसे पहले यदि आपसे सेबी के अध्यक्ष पूछे जाएँगे तो देखो 12 अप्रैल 1988 से लेकर जो है 1990 के बीच आ रही है एस.ए. दवे। आपसे पूछे सेबी के पहले चेयरमैन, सबसे हट के बता रहा हूँ, अभी से बोल रहा हूँ, पहले चेयरमैन कौन? आंसर हो गया, समझ गए बात को। उसके बाद में इनके नाम थोड़े-थोड़े देख लेना, कभी-कभी पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन-सा सेबी का अध्यक्ष नहीं रहा? ऐसा भी प्रश्न शायद सामने वाला बना ले। आपको थोड़ा-सा चर्चा में रहना चाहिए, आपके दिमाग में रहना चाहिए, मैं ऐसे बोल दूँगा। तो इनमें अब इसके बाद जो है आपको 3 नाम मैं चर्चा वाले हमेशा दे दे रहा हूँ। एक नाम आपको 100% याद करके जाना है, कौन-सा? एस.ए. दवे, एक नाम ये हो गया, क्लियर है। दूसरा नाम आपको यूके सिन्हा का नाम बिल्कुल अच्छे से याद करके जाना है क्योंकि चर्चा में ये आता है नाम, कई बार जो है कई रिलेवेंट बॉडी में भी इनको देखा गया है तो वहाँ पे आएगा। और इसके बाद मतलब माधवीपुरी कोच जी के जस्ट पहले यदि आपसे बात करेंगे तो वो थे आपके अजय त्यागी जी। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ के जाएँ। पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है, मैंने वो भी दे दिया। उसमें से भी 100% क्या पढ़ के जाना है, मैंने ये भी आपको बता दिया। इसी के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी क्लास में जो है निरंतरता बनाए रखी गई है मेरे प्यारे बच्चों। जिस दिन से मैंने कोर्स लॉन्च करा था, राधा रानी की कृपा, माता रानी की कृपा और बजरंगबली के आशीर्वाद से क्लासेस निरंतर चल रही हैं और ईश्वर की दया से आपके सहयोग से निरंतर चलेंगी भी। इस आधार पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है, कर लो भैया, सारी डिटेल्स वहीं मिल जाती है, पीडीएफ भी वहीं आपको मैं देता हूँ। कारण ये है मैं आपको भंडारा नहीं करना चाहता, मैं आपको फिर से बता दूँ कि दिन भर 50-50 फाइल्स भेजूँ, उस फाइल से तुम कभी सेलेक्ट नहीं। बात को बहुत अच्छे से तो काम आती हैं बातें, समझ गए बात को? अनावश्यक मैं कुछ भी नहीं देता आपको, लिमिटेड चीज़ें देता हूँ, साथ में मैं चाहता हूँ वो बच्चा सिर्फ़ जुड़े जो वाक़ई में पास होना चाहता है। वो बच्चा जिसे टाइम पास करना है, जो जीवन के मर्म को समझ ही नहीं पा रहा है, उसके लिए ये क्लासेस मैं कहूँगा फ़िज़ूल जैसी ही हैं। पर वो बच्चा जो वाक़ई में ईमानदार है, पढ़ना चाहता है, सीरियस होके अपने जीवन को कुछ करना चाहता है, तो बिल्कुल वो आ जाए, उसका स्वागत है। एप्लीकेशन की लिंक, इससे आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएँगे। जैसे ही आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर 3 कोर्सेज़ लॉन्च करे हैं मैंने, बड़े अच्छे और बड़े यूनिक कोर्स हैं, ताकि आप जो हैं की मेंस, ऑब्जेक्टिव सभी एग्ज़ाम में अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर पाएँ। कॉम्बो बैच है, इसको आप परचेज़ करें, आपकी इच्छा हो। हिंदी, इंग्लिश में संपूर्ण डिटेल्स लिखी हुई है, सब मैंने डाल दी है बच्चों। इको का, इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिक है, एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेसिफिक है। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ। बहुत सारी जानकारी आपको और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही देता हूँ मैं। अनावश्यक कुछ भी नहीं देता कि फलाने जगह लड़ाई हो रही है, क्या हो रहा है। इससे देखो तुम्हारे प्रश्न बहुत कम बन, मैं अभी ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, वो यूट्यूबर्स अलग हैं जो पैसे कमाने के लिए सारी दिन भर चीज़ें कहते हैं, अनर्गल बातें बताते हैं। उनका कोई औचित्य नहीं है। और यदि आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो कर लीजिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप लिंक बैकअप के तौर पे मैंने आपको दे रखी है। हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब से आप जुड़ें, यहाँ आपको सब जानकारी तो मिल जाए। इसके बाद यदि आप डायरेक्ट कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यदि आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र्स हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करें, आप डायरेक्ट कोर्स परचेज़ कर लेंगे। यदि आप आईफ़ोन यूज़ करते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करें, आप डायरेक्ट कोर्स परचेज़ करें। क्लास की संपूर्ण पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे मिलती है और एप्लीकेशन के साथ-साथ यथासंभव टेलीग्राम पे भी डाल दी जाती है। वहाँ से भी आप इस पीडीएफ में क्लिक। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने हाल ही में इन कोर्सेज़ को लॉन्च करा। इसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट जो फीचर कोर्स है, मैं आपको बोलूँगा वो कॉम्बो बैच है। इसमें 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत ही तल्लीनता से मैं इन सब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ। टाइम रहते मैं आपके हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी कंप्लीट कर दूँगा विथ आंसर राइटिंग। समझे बात को? तो इतिहास, उसके बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप और जो प्राइम मेंबर्स हमारे बनेंगे, प्राइम मेंबर्स जो हैं आगामी समय पर जो फर्स्ट ऑफ स्टार्ट में हमसे जुड़ने वाले हैं, उनके लिए बेनिफिट दिया गया है। इनको मैंने वादा करा है कि यदि ये जुड़ते हैं हमारे साथ में तो इनके लिए मैं जो है 3 गुना इनको रिटर्न करके दूँगा, क्योंकि ये शुरुआती मेंबर्स होंगे मेरे और ये सबसे पहले मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे आधार स्तंभ होंगे, तो इनके लिए कुछ करना मेरा व्यक्तिगत दायित्व भी बनता है। और आप सभी विद्यार्थी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि मैं किसी बात को बोलता हूँ, तो उसे करता ज़रूर। समझे बात को? चलिए, अब बात आती है मेंस की मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनना, सभी लोगों ने इस बात को सुन लिया हो तो फटाफट आ जाओ, अब फटाफट शेयर भी कर दो और
मेंस में यहाँ से एक प्रश्न बिल्कुल बनेगा कि सेबी की भूमिका पर जो है वर्णन करना है, उसको बताना है या सेबी के कार्यों पे चर्चा की बात। तो क्या बोलेंगे आप देखो, यह एक अर्ध-विधायी, अर्ध-न्यायिक निकाय है जो नियमों का मसौदा तैयार कर सकता है, पूछताछ कर सकता है, नियम बना सकता है और जुर्माना भी लगा सकता है। समझ गए? बहुत यूनिक फैक्ट्स हैं, 4-4 फैक्ट एक जगह लाके रख दिए हैं, आप 2 शब्दों में शॉर्ट-शॉर्ट करके इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बन जाएँगे। ना बने तो मैं हूँ, चिंता नहीं करना है। उसके बाद प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना और निवेशकों को प्रोत्साहित करना। देखो इस मार्केट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं ट्रेन करने की बात आएगी और निवेशकों के हितों की रक्षा। जैसे कई बार आप सुनते हैं ना टीवी में एडवर्टाइज़मेंट आप देखते होंगे, वो आता है जब एडवर्टाइज़मेंट, पहले वो आता था लास्ट में बहुत पतली पट्टी में स्टार लगा रहता था और उसमें लिखा रहता था कि शेयर बाजार जो है एक तरीके से रिस्क के अधीन है। याद आ रहा है? वो फटाफट बोल देता था, आपको सुनाई भी नहीं पड़ता। धीरे-धीरे ये बात रियलाइज़ करी गई कि जब इस मार्केट में जोखिम है, तो आप आराम से बताइए जल्दबाज़ी क्यों कर लोग सुन भी पाते हैं। इतना सा स्टार लगा देते हो, दिखता भी नहीं। बहुत सारे व्हिसल ब्लोअर्स ने बहुत प्रयास करे, इसके बाद ये निर्णय निकल के आया अंतर्गत ये बात नियम बनाया गया कि इस तरीके से जो भी ये जो मार्केट में जैसे आप जो देखते रहते हैं म्यूचुअल फंड्स की बात हो गई या अन्य तरीके की इन्वेस्टर्स की बात हो गई, इन सब के लिए जो है बड़े नियम बनाए गए कि आप इस तरीके से जो है बोलें और बताएँ, लोगों को ये भी अवगत कराएँ कि गलत भी है कुछ इसमें, तो आपको बताना पड़ेगा। ये बात को और यदि नहीं करते हैं तो फिर पकड़ा सेबी जो है बहुत अच्छे से डंडा भी करता है इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। सेबी बहुत एक तरीके से प्रताड़ित भी कर देता है कई-कई बार। बीच में यदि आप लोगों को ना पता हो तो मैं बता दूँ, इंदौर में हर ऐरे-गैरे जो लोग हैं वो एक समय जो है शेयर बाज़ार से मार्केट का काम कर रहे हैं। ये बात को इंदौर जैसे शहर की बात कर रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों। वो बच्चे जो 10वीं 12वीं फेल हैं, वो भी इस मार्केट में लगे हुए थे और लोगों को हर रात में जो है फ़ोन करते या दिन भर वो फ़ोन कॉल आते थे ना, सर आप शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं। उनको बोलते थे हम आपका पैसा डबल कर देंगे। आप 1 लाख दो हमको, हम आपका 2 लाख करके दे देंगे। पॉइंट को समझना। समझे बात को? हम 1 लाख का कितना कर देंगे, 2 लाख कर देंगे। कई लोगों ने इन्वेस्ट करा। ये जैसे ही इकट्ठा पैसा कर लेते थे, रातों-रात गोल हो जाते थे। ये क्या हो जाते थे? रातों-रात गोल हो जाते इसके चलते फिर एक अच्छा खासा सेबी की टीम तैयार हुई और फिर इंदौर में जितना शेयर बाज़ार था, जो लोग इन्वेस्टर्स थे, उनको तोड़ा गया। इसमें हालाँकि ये बात भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ अच्छे लोग भी थे, जो इस मार्केट में अच्छा खासा काम कर रहे थे, ईमानदारी से काम कर रहे थे। उन्हें भी सेबी के लोगों के द्वारा प्रताड़ित करा गया, पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करा गया। तो आज वो कहीं और जाके कुछ काम कर रहे होंगे तो समझ जाएँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध करने की बात भी आती है बच्चों, रिसर्च करने की बात भी आती है। जैसे मैंने आपको बोला आपने स्कैम 1992 सुना, समझ गए बात को? ये मूवी या वेब सीरीज़ आई थिंक आपने नहीं देखी है तो मैं कहूँगा आप बिल्कुल जाके एक बार समय निकाल के थोड़ा-सा देख लेना, स्टोरी आजकल आती हैं। आपको पता चल जाएगा कि शेयर बाज़ार का कितना बड़ा स्कैम करा गया था। ये बात को तो अब ऐसे कुछ स्कैम होते हैं तो इस स्कैम से बचने के लिए शोध कार्य करे जाते हैं। जैसे आपको एक और मैं इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, आपने इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, भेदिया कारोबार। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए भी सेबी को फिर अलग से प्रयास करना क्या होती है इनसाइडर ट्रेडिंग? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना कि सर आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं आपके लिए एक छोटा-सा वीडियो छोटे और मोटे चलिए बताइए जल्दी। अब प्रश्न आता है ध्यान से सुनते चलना, मज़ा आ रहा है और नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर और एनर्जी रखो। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इस तरीके से पढ़ोगे तो मेरे साथ सिर्फ़ 1 क्लास तुमको पढ़नी पड़ेगी, बजाए कि 10 क्लास जो लोग छोटी-छोटी बना देते हैं, टाइम पास करते हैं या कुछ और करते रहते हैं। अब बात आती है अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की। हिंडनबर्ग सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ बढ़िया अच्छा सा एक वीडियो बना दिया है, एक थोड़ा-सा स्क्रीनशॉट वो सब बता दिए हैं। इसके संस्थापक हैं नेट एंडरसन। ये जो व्यक्ति दिख रहा है ना ये है नेट एंडरसन, है ना? नॉक नॉक हिंडनबर्ग समझ गए बात को, बाकी आप समझदार हैं। हुआ ये 1970 1937 की बात आती है, आपसे पूछे कि हिंडनबर्ग का नाम कैसे पढ़ा तो मैं आपको बता दूँ कि हिटलर के अंडर में जब जर्मनी हुआ कर रहा था, तब यहाँ पर एक एयरशिप के जैसे छोटा-सा एयर हॉट बलून कह सकते हैं आप, उसका नाम था हिंडनबर्ग। इस एयर बलून में जो हॉट एयर बलून में बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती बैठाला गया था। ये कहीं न कहीं एक्सीडेंट का शिकार हो गया। किसका शिकार हो गया? एक्सीडेंट का शिकार हो गया। तब बाद में ये बात पता चली
कि इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता। तो इससे प्रेरित होकर इन्होंने अपनी संस्था का नाम जो है रखा, अर्थात ये संस्था 2017 से काम कर रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये ऐसी ही रिपोर्ट्स पे काम करती है, ऐसी ही जो लूपहोल्स हो रहे हैं, जो लोग धाँधली कर रहे हैं, इन पर ये काम करती है, पर ये अपने आप को एक शॉर्ट सेलर भी बताते हैं। क्या बताते हैं? शॉर्ट सेलर। ये बताते हैं कि अमेरिका की विभिन्न कंपनियों पर हमने रिपोर्ट्स दी, भारत की भी कई हैं, ऐसे मिला के ओवरऑल 16, 17, 18 और आप बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। इन रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने बहुत बड़े-बड़े स्कैम्स को जो है उजागर करा। बात कितनी सच है, ये मैं तो अभी फ़िलहाल आपको नहीं कह सकता, पर हाँ, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि हिंडनबर्ग अमेरिकी कंपनी है। इतना तुमको पढ़ लेना है, समझ गए बात को? इसके मालिक का नाम पढ़ लेना है और क्या करती है इतना पढ़ लेना है, तुम्हें इससे ही पास होना है, इससे अलावा कोई मैं एक क्लास भी बना दूँ तो तुम्हारे कोई काम की वो नहीं। बात को हुआ ये कि ये चर्चा में क्यों और आई इस बात को भी समझो। 3 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों ने बेंच ने सुनवाई करी। इस सुनवाई के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का निर्णय ये आया कि भैया एसआईटी के लिए अलग से जो है हम एसआई को जो है अडानी के खिलाफ जो है पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के बाद इस रिपोर्ट में मतलब बहुत सारे इसके पहले देखो या देखो अडानी ग्रुप पर जो है हिंडनबर्ग के 5 आरोप लगाए गए थे। भैया शेयरों की कीमतों को मैनिपुलेट करके जानबूझ के बढ़ाया गया। अब ये कीमतें बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? सेबी। मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग फ्रॉड भी करे जा रहे हैं। 8 साल के दौरान 5 सीएफओ को बदला गया। समझ गए? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स की बात होती है बच्चों को बदला गया क्योंकि फ्रॉड करे होंगे। कई लोग ऐसे होते हैं कार्य के दौरान इस बात को याद रखना छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी वो ईमानदारी से काम करना पसंद और जब उनके मतलब ये बिज़नेसमैन्स जो है ना, इन बिज़नेसमैन्स के हित सामने आते हैं उनकी ईमानदारी के, तो ये बिज़नेसमैन्स उन लोगों को हटा देते हैं। पॉइंट समझ गए बात को? बाकी आप समझ ठीक है? तो ऐसे 5 लगभग आरोप लगाए गए इसके द्वारा मतलब कि इस तरीके से, इसके चलते हुआ ये कि अडानी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू धीरे अब इसी आधार पर प्रश्न ये बनता है प्यारे बच्चों, शॉर्ट सेलिंग सर होती क्या है? मैं आपको यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, इस डिटेल की बढ़िया आप पढ़ लेना पीडीएफ के रूप में, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, बहुत आसान है। आप ऐसे समझ लो कि एक बीच में फिर फिलहाल ये मैं हो गया, ऐसे समझ ये मैं हो गया, ठीक है ना? ये एक कंपनी हो गई और एक कंपनी ये हो गई। शॉर्ट सेलिंग में क्या करी जाती है, आप मेरे पास शेयर नहीं है, पॉइंट को समझना, मेरे पास कोई भी शेयर नहीं है, समझे? पर मैं इस कंपनी को ये समझाने की कोशिश करूँगा, भाई इस कंपनी के शेयर्स जो हैं गिरने वाले हैं, पॉइंट समझे? इस कंपनी के शेयर्स गिरने वाले हैं। गिर के मैं बोलूँगा आपके शेयर्स जो हैं 150 से 100 में आ जाएँगे। इस ₹150 से कितने में आ जाएँगे? ₹100 पर शेयर। बात क्लियर है? वहीं मैं इस कंपनी को ये बात एहसास करा के रखूँगा कि आगे चल के ये जो कंपनी इसके शेयर्स गिरने वाले हैं पर ये ₹200 में जाएगी। पॉइंट को समझना। 150 के शेयर को मैंने इस पे कन्वर्ट कर दिया कि आप मान के चलो मैं इसको ट्रस्ट दिलाऊँगा ये ₹100 में ही गिर जाएगा और भी हो सकता है ज़्यादा गिर जाए, हो सकता है 50 में आ जाए। तुम बेहतर तरीके से मेरी बात को यदि समझ पा रहे हो, तो तुम इसको बेच दो। इसको लगेगा कि नहीं यार ये मार्केट का एक्सपर्ट है, ऐसा बोल रहा है, अभी समय है, आगे चल के बहुत ज़्यादा लॉस ना उठाना पड़े, चलो ₹100 में बेच देते हैं। वहीं इसी के पैरेलली मैंने इस व्यक्ति को आभास करवा दिया कि भाई साहब आप ऐसे समझ लो ₹100 में और ₹200 में आएगा। पॉइंट को समझे? तो ₹100 के शेयर्स को मैंने कितने में बेच दिया? ₹200 यहाँ पर मैंने कोई शेयर्स को खरीदा नहीं, पॉइंट को समझे? तो बीच में ये जो शॉर्ट सेलर है, इसको सीधे-सीधे आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि कितने रुपए का फ़ायदा हो गया? ₹100 कहते हैं, क्लियर है? बाकी बातें लिखी हैं, यह एक वैध तरीका है, मैं आपको बता दूँ, आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सर ये वैध है, अवैध है, सब ठीक, इतनी बात समझ गए हो। अब जल्दी-जल्दी से मुझे आप सभी लोग एक बार बता दो कि सर हमें संपूर्ण बातें समझ में आ गई। मैं ये देखना चाहूँगा कि पूरे संपूर्ण सेशन के दौरान तुम्हारी आँखें कितनी एक्टिव थी, कान कितने एक्टिव थे और तुमने पढ़ा क्या? समझ गए बात को? जल्दी से बताओ। कमेंट करो फटाफट, सभी लोग रेडी हो? बता दो। अब मैं आपके सामने जो है विभिन्न प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत होने वाला हूँ। अब आप एमसीक्यू लगाएँगे। मैंने ये बता दिया संपूर्ण क्लास में कि क्या होता है, उसके साथ मैंने ये भी बता दिया कि प्रश्न कैसे बनने वाले हैं और चलिए आइए थोड़ा बहुत बढ़िया।
मज़ा आ रहा है? ऐसे ही संपूर्ण वीडियो आपके लिए बनाए जाएँगे। पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है, बताइए जल्दी से। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? आपको ये बताना है। सेबी का फुल फॉर्म है, मैं लिमिटेड टाइम ही आपको दूँगा, इस बात को हमेशा याद रखना। मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बताइए जल्दी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है? अच्छे से पढ़िए प्रश्न, ठीक है। बहुत बढ़िया बात, कोशिश अच्छी है, लगे रहो। पर जो पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उनसे ये भी बोलना चाहूँगा कि ये प्रश्न मैं अपने हाथों से बनाता हूँ, गलतफ़हमी में मत जिया करो, ठीक है? बोले सर क्यों? देखो चलो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको सिक्योरिटी तो नहीं पढ़ाया, ये बात क्लियर है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होने वाला। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, बैंक पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया ना। आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडोनेशिया बताया है क्या? नहीं बताया ना। मतलब क्या है? समझ गए बात को? आंसर क्या होने वाला है? डी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्लियर है? इस बारीकी से यदि एक बार पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये समझोगे कि हवा-हवाई पढ़ने से पास नहीं हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा आता है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। बताइए। बता दिया सभी लोगों ने, आंसर देखा जाए। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में बिल्कुल नहीं है, कोलकाता में बिल्कुल नहीं है, चेन्नई की बात करते हैं तो भी नहीं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्लियर है? मैं आपको फ़ोटो भी दिखाई थी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी। ये तो आसान प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर सभी को बन रहा होगा, जिसने वीडियो देखा होगा। चिंता में नहीं होंगे कि अरे! ये क्या हो गया? चलिए, है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, चलो आंसर देखते हैं। मैंने आपको बता रखा है, यदि आप अच्छे से, मैंने संपूर्ण के बारे में आपको जानकारी बता दी कि क्या-क्या आपको करना है। आंसर क्या होने वाला है? डी, माधवीपुरी बुक। आंसर क्या होगा? माधवीपुरी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का गठन कब किया गया बच्चों, बताइए? गठन कब किया? ध्यान से देखा करो, ध्यान से आंसर दिया करो। समझ गए बात को? आंसर क्या होगा? 12 अप्रैल 1981 की। गठन की बात करी थी मैंने, फॉर्म की बात करी थी आपको, यदि आपको याद हो, ठीक है ना? इस बेसिस पे यदि हम बात करते हैं तो 12 अप्रैल 19, तो इस आधार पर अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे द्वारा एक ऐसा प्रयास करा गया जहाँ पर हमने संपूर्ण क्लास को विधिवत तरीके से करने का प्रयास किया। आधार पर यदि आप सभी विद्यार्थियों को हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट से इस बात को बिल्कुल एश्योर करें कि कैसे लग रहे हैं वीडियोज़। सभी विद्यार्थी जो बाद में भी देखते हैं, उनसे भी निवेदन है, उसके बाद में अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, बता दो कि कोई है जो आपके लिए ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, और उसके साथ-साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे मिलूँगा इसी प्रकार के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपको भी यदि कुछ लगता है कि सर हमें इस पर्टिकुलर वीडियो पे क्लास चाहिए, जैसे एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने, हमारे शरत सक्सेना नाम है उनका, ठीक है? तो सक्सेना जी ने वन नेशन वन इलेक्शन पे एक वीडियो बोल रखा है, तो आने वाले दिनों में मैं हर संभव प्रयास करूँगा कि उस पर भी एक वीडियो बना के दे दूँ। आपकी भी कोई डिमांड होती है तो आप उस पर भी मुझसे चर्चा करें, मैं बिल्कुल करूँगा आपके लिए उस वीडियो को बनाया जाए। पर मैंने आपको बोला, हम प्राथमिकता उसको देते हैं जिससे आपको मैं पास करा दूँ। मैं यही कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ईश्वर करे आप पास हों, और मैं भी आपके लिए फिर से कोई एक अच्छी स्टोरी बनाऊँ, क्योंकि हाल ही में आपको मैंने एक पटवारी के बारे में चर्चा करी थी जिसका नाम है निकिता। मैं चाहता हूँ मैं आने वाले समय में आपके लिए भी एक बेहतरीन वीडियो, मैं इसी प्रकार के वीडियो में मिलूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना जो है ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद मेरे